भूल जाते हैं लोग रिलेशनशिप, ये पुरानी बातें हो गई हैं। माँ के कदमों चले चलते, माँ अगर बिहेव करेगी तो वो जन्नत बनाएगी, माँ बिहेव नहीं करेगी तो लोगों ने देखा माएँ अपने बच्चों को खुद ही मार देती हैं। कितने लिजिटिमाइज हैं, साफ मेंटेन की हुई आपने, जैसे मैं देखना चाहता हूँ अपने स्टाफ को, आपने उसी तरह से अपने आप को मेंटेन किया। मैं तो एप्रिसिएशन भी आपसे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। जहाँ मैं खड़ा था वहीं खड़ा। आप दफ्तरों में चले जाएं, भाग जाते हैं लोग। 2 बजे तक का काम है, 10 बजे दफ्तर जा रहे हैं, 2-4 घंटे गपशप मारी, 1-2 घंटे काम कर लिए छोटे मोटे। हमारी एफिशिएंसीज नहीं निकलती। मैं कुछ बुनियादी बातें आपके सामने रखूंगा ताकि आपको ज़रा समझ आए। देखिए, हम सब लोग जितने भी लोग हैं और जहाँ जहाँ भी काम करते हैं, हमारी कुछ ख्वाहिशात होती हैं और कुछ ख्वाहिशात के साथ कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे आपकी ख्वाहिशात होती हैं और आपकी एक्सपेक्टेशन होती हैं, इसी तरह से मालिक की या जो दफ्तर को रन कर रहा होता है, जो दफ्तर को चला रहा होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा होता है, उसकी भी कुछ ख्वाहिशात हैं और उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके भी कुछ टारगेट्स हैं। जैसे आपके अपने टारगेट्स हैं, इसी तरह उसके टारगेट्स हैं। अब इन दोनों के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट करना है, यानी आपकी विश और मेरी विश, आपकी एक्सपेक्टेशन और मेरी एक्सपेक्टेशन, आपके चैलेंजेस, मेरे चैलेंजेस, आपके टारगेट्स और मेरे टारगेट्स। अगर इनके दरमियान कोई बैलेंस क्रिएट हो जाए ना, तो यू कैन रन बेटर वे। फिर आप एक दरमियानी रास्ता निकाल के आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ आपकी विशेस के ऊपर चले, ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपके एजेंडे पे चले, ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपकी एक्सपेक्टेशन के ऊपर चले, और ये भी नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपके टारगेट्स के ऊपर चले। अगर ऐसी ख्वाहिश है तो आपको अपना इदारा बनाना चाहिए, फिर उसके मुताबिक वो चीज़ें लेके चलें। लेकिन जहाँ भी आप सर्व करेंगे, आपको ये कोर वैल्यू समझनी पड़ेगी कि ये रिलेशनशिप है, एक मैरिज रिलेशनशिप है 2 पार्टियों की, काम करने वाले की और ऑनर जो रखता है। इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बिल्ड करके अगर आप आगे इसको चलाने की सलाहियत रखते हैं तो आप आगे जा सकेंगे। हमारे यहाँ बहुत से लोग गिला करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट का। अब जिससे मर्जी पूछें, लोगों के पास एक पूरा का पूरा तूफान है कि जी हमारे यहाँ मैनेजमेंटल ये इश्यूज़ हैं, बॉसेस के ये इश्यूज़ हैं, मैनेजर्स के ये इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ये इश्यूज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये है। वो सारी बातें आपके पास ले आएंगे। अब इन्हीं बातों को ज़रा एक साइड पे रखें और यहाँ कोई ऑनर आ जाए, उसे कहें कि अब आप बताइए आपके ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है। वो आपके बारे में बहुत सारी शिकायत रखता है, उसके पास भी बहुत सारी बातें हैं, उसका भी पूरा कड़वा सच है जो वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। कहीं वो रिएक्ट करता है, कहीं वो समझौता कर लेता है, उसकी कई मजबूरियां भी हैं। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ से इश्यूज हैं। ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आप कहें कि मालिक की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इश्यूज आ रहे हैं। ये नहीं हो सकता, वन साइडेड नहीं हो सकता। ये कहीं ना कहीं 2 वेज थ्योरीज हैं जो डेवलप होती हैं। आपके कुछ एटीट्यूड्स हैं, कुछ मेरे एटीट्यूड्स हैं, कुछ मेरे एक्शन हैं, कुछ आपके एक्शंस हैं, वो ये चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब आप ये देखिए, ये मैं आपको पहले 5-7 पॉइंट्स बताता हूं जो हमारी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड होते हैं, जो हम ज़ाती तौर पे जितने इंडिविजुअल्स हैं, हमारी ये एक्सपेक्टेशन होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से। नंबर 1, हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप सबका क्लेम ये है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। आप में से कोई ये नहीं कहता कि जी मैं परफॉर्म नहीं कर रहा। आपसे हम शिकायत भी करें ना तो आप आगे से रिएक्ट करते हैं कि नहीं नहीं सर, हम तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो हमें टारगेट्स दिए गए हैं वो हम कर रहे हैं, जो हमें आपने टास्क दिए हैं वो हम कर रहे हैं, हम परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं अपनी सेंस के अंदर, तो आपका दूसरा यह है कि उससे रिलेटेड फिर अचीवमेंट आ रही है। आप बताएंगे ना, मैं कहूंगा आपने कौन से प्लस पॉइंट किए हैं, आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, ये देखिए जी मेरी अचीवमेंट्स ये है। हाँ, ये बस ले आओ, ये मेरी अचीवमेंट्स हैं। आपने कहा कि मैं परफॉर्म भी कर रहा हूं और परफॉर्म को जस्टिफाई कर किससे कर रहे हैं, अपनी अचीवमेंट से। ठीक है। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि एप्रिसिएशन मिले इसकी। अगर मैनेजर आपको, आपका बॉस आपको अप्रिशिएट कर रहा है तो आपका सवा से खून बढ़ रहा है, यू आर हैप्पी। अगर आपकी परफॉर्मेंस बकौल आपकी ठीक है, अचीवमेंट आपके बकौल ठीक है, लेकिन एप्रिसिएशन नहीं मिल रही, तो नेगेटिविटी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, अगर आप, मैं कहता हूं शाबाश, बहुत अच्छे, समझ, आपने बड़ा शानदार काम किया है,
लेकिन सर ये तो ज़बानी हो गई ना, पल्ले की लब्बा बेचूँ। अब अगली चीज़ ये है कि आप चाहते हैं कि जी उसके अगेंस्ट में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिले, एक्सपोजर मिले, हाँ एक स्टेज मिले, मैं वक्त सारा वक्त वहाँ बैठा रहता हूँ, मैं यहाँ पे आके परफॉर्म कर सकता हूँ, स्टेज को इनिशिएट कर सकता हूँ, स्टेज सेक्रेटरी बन सकता हूँ, मॉडरेटर बन सकता हूँ। आप मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो परफॉर्म भी कर रहा हूँ, मैं तो अचीवमेंट भी कर रहा हूँ, मैं तो अप्रिसिएशन भी आपसे ले रहा हूँ, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही। जहाँ मैं खड़ा था वहीं खड़ा हूँ। 10 साल पहले भी मैं यहाँ पे कुर्सियाँ साफ कर रहा था, 10 साल बाद भी कुर्सियाँ साफ कर रहा हूँ, फ़र्क क्या पड़ा मेरे ऊपर? तो आपकी अपॉर्चुनिटीज़, आपकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। फिर आप कहते हैं जी प्रमोशन होनी चाहिए। मैं यहाँ पे असिस्टेंट पे आया था, फिर मैं एसोसिएट हो गया, फिर एसोसिएट से मैं कोऑर्डिनेटर हो गया, कोऑर्डिनेटर से मैं मैनेजर हो गया। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पोजीशन के ऊपर बंदा 5 साल काम कर रहा है और 5 साल तक उसकी पोजीशन बदली नहीं है, आप समझिए कि आपने उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन भर दी है। अब वो जंप करेगा, यहां से भागेगा, यहां नहीं ठहरेगा। उसको पता चल गया 4-5 साल लग गए, पोजीशन मेरी वही की वही है। और ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर होता है कि ऐसी टैक्टिक्स खेलें कि ओहदे जो हैं, डेजिग्नेशन जो हैं, उनके अंदर रिप्लेसमेंट्स होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा असिस्टेंट है तो फिर उसे एसोसिएट किया तो फिर उसको दूसरा कर दिया, ताकि उसको एक एहसास हो कि मुझे प्रमोट किया गया है। अच्छा, जब प्रमोट किया गया तो साथ साथ हम इंक्रीमेंट की भी तवक्को करते हैं, तो 4 पैसे भी बता दो साढ़े, हाँ 20 रुपए हमारे बढ़ने चाहिए, 50 रुपए बढ़ने चाहिए, 200 रुपए बढ़ने चाहिए। अगर आपके पास कोई इंक्रीमेंटल सिस्टम नहीं है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन करती है। फिर आप ये देखिए सस्टेनेबिलिटी, आप सब चाहते हैं कि जॉब हमारी सस्टेन करे, क्योंकि अब आप तो कोई चीज़ सस्टेनेबल वाला मॉडल रहा नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर हम सुबह आपको कहें आप में से किसी ने नहीं आना तो आप क्या कर लेंगे? ये कोई वो वाली सरकारी नौकरी, पक्की नौकरी तो नहीं जैसे साड़ी मामा कहती हैं पुत्र सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए कि अब ये नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है। तो आप चाहते हैं कि सस्टेन भी रहे, जॉब हमारी कायम भी रहे। तो अब आप ये देखिए आपकी 6 एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1 मैंने कहा कि परफॉर्मेंस, नंबर 2 मैंने कहा अचीवमेंट, नंबर 3 आपकी एप्रिसिएशन, नंबर 4 आपकी अपॉर्चुनिटीज, नंबर 5 आपकी प्रमोशन, नंबर 6 आपकी इंक्रीमेंट और नंबर 7 आपकी सस्टेनेबिलिटी। ये 7 पॉइंट्स आप लेके यहां बैठे हुए हैं। आपके अंदर ख्वाहिश है, अभी आपकी इंडिविजुअल ख्वाहिश है, अभी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ में नहीं आया, ये आपकी ख्वाहिश है कि अपॉर्चुनिटीज इनको हिना को मिली है, मुझे क्यों नहीं मिली, फातिमा को मिली है तो मुझे क्यों नहीं मिली, इनको मिली है तो मुझे क्यों नहीं मिली। ये हमारे अंदर एक रसाकसी चलती रहती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर जगह पे चलती है। तो ये 7 पॉइंट्स लेके आप आए। अब आप ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 7 चीज़ों पे बेस करती है, वो उसका अपना एक चीज़ों का देखने का जाविया है। उसामा साहब जब बतौर मैनेजर चीफ सीईओ देख रहे होंगे तो वो एक और तरीके से देख रहे हैं, आप इसको एक और तरीके से देख रहे हैं, एचआर वाला इसको एक और तरीके से देख रहा है, फाइनेंस वाला इसको एक और तरीके से देख रहा है। तो हर एक की ऐनक जो है वो डिफरेंट है। अब ये ऐनक हमारी सेम नहीं होती। हमारी ख्वाहिश होती है कि ना परफॉर्म कर रहे हैं, उसामा साहब नजर ही नहीं आ रहे, नहीं आएगा, उनकी ऐनक डिफरेंट है, वो एक और एंगल से देख रहे हैं, उनका टास्क देखने का जाविया बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उनके पीछे कुछ टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं, वो चीज़ों को और जाविये से देखेंगे। अब मसलन आप देखिए बतौर मैनेजर, बतौर ऑनर, मैं देखूंगा आपकी एफिशिएंसी कितनी है परफॉर्मेंस में। आपने तो कहा ना मैंने परफॉर्मेंस की है, मैं उस परफॉर्मेंस की एफिशिएंसी देखना चाहता हूं, वो कितनी एफिशिएंट है, कितनी स्मार्ट है। वो स्मार्ट की थ्योरी पड़ी हुई ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, उसकी एफिशिएंसी को हम चेक करते हैं। तो आप कितने एफिशिएंट हैं। जैसे क्विक रिस्पॉन्स आता है ना, देखो कितना क्विक है, ये फौरी तौर पे एक्शन करता है, फौरी तौर पे काम करता है, वो आपकी एफिशिएंसी कितनी है। फिर आप ये देखिए इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी जो है वो वन टाइम रिएक्शन है, आपने फौरी तौर पे रिएक्ट किया, यू आर वेरी एफिशिएंट। इफेक्टिवनेस ये है कि आप रेगुलर बेसिस पे इसी एटीट्यूड के साथ काम करते हैं, आप एक बड़े इफेक्टिव आदमी हैं, मैं आपको खो नहीं सकता, मैं आपको ज़ाया नहीं करूंगा, मैं आपको लूज नहीं करूंगा, क्योंकि यू आर वेरी इफेक्टिव पर्सन। आप हमारे काम को बहुत आसान बनाते हैं, हमारे लिए आसानियां पैदा करते हैं, हमारे लिए जिंदगियां बेहतर बनाते हैं। तो एफिशिएंसी है एक टाइम की, इफेक्टिवनेस है रेगुलर बेसिस पे, यू आर वेरी इफेक्टिव पीपल।
मैं एज मैनेजर आपको इस तरह से देखता हूं, ठीक है। नंबर 3, इनोवेशन। आप कितने इनोवेटिव हैं, नए आइडियाज, नए ख्यालात, नई सोच, नई फिक्र है, नए थॉट्स कितने जनरेट करते हैं रोजाना की बुनियाद पे, हफ्ते की बुनियाद पे, माहाना बुनियादों पे नए इनोवेटिव कितने लेते हैं। ये दुनिया उन लोगों की है जो नए इनिशिएटिव्स लेते हैं, जो नए ख्यालात जन्म देते हैं, जो नई दुनिया आबाद करते हैं। पुराने फरसूदा रिवायात के ऊपर बैठे रहेंगे, लकीर के फ़कीर बनते रहेंगे, ये लिखा हुआ है, इसके अंदर ये करना है, इसके अंदर ये करना है, तो आपकी बात चल जाएगी, लेकिन इनोवेशन नहीं है आपके अंदर। कोई चीज़ जो मैं कहता हूं आप बड़े इफेक्टिव तरीके से करते हैं, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप खुद से कोई चीज़ क्रिएट नहीं करते, आप खुद से कोई इनोवेट नहीं करते चीज़ों को। तो इनोवेशन पैदा करें। इनोवेशन के बाद साथ फिर आता है इनिशिएटिव। आप खुद से कितने इनिशिएट लेते हैं, सर ये मैं काम कर सकता हूं, सर आई विल ट्राई माई बेस्ट। मुझे लगे कि यार ये देखें कितने इनिशिएटिव इन्होंने लिए हैं। हम आपसे कहते हैं महीने में कोई 2 इनिशिएटिव बताएं, जब मैं आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करूंगा महीने की, 2 इनिशिएटिव बताएं। वो 2 इनिशिएटिव क्या होंगे? वो होंगे जो आपने मुझे टास्क नहीं दिए थे, मैंने खुद से क्रिएट करके आपको कहा था कि सर मैं भी ये करना चाहता हूं, देखिए मैंने ये करके दिखा दिया। तो आप बैठे रहते हैं, मैनेजर कुछ कहेगा तो हम कर लेंगे। खुद से आपको नजर आ रहा है कि ये भी हो सकता है, लेकिन आप कहते हैं क्या बिला वजह अपने ये मुसीबत क्रिएट करनी है, क्या जरूरत है बताने की, नई मसले पैदा हो जाएंगे। तो आप इनिशिएटिव नहीं लेते। अच्छा, दुनिया सारी बेस करती है रिस्क ओरिएंटेड के ऊपर। अगर आप रिस्क नहीं लेते, आप इनिशिएटिव नहीं लेते, तो आप पीछे रह जाते हैं। जैसे कारोबार है ना, बिजनेस हम उस वक्त करते हैं जब आप रिस्क लेने की पोजीशन में होते हैं, वरना पैसा डर लगता है कि ज़ाया ना हो जाए। तो इनिशिएटिव कितने लेते हैं, ये सबसे बड़ी, ये मालिक इस तरह से देखता है आपको। ये मैं मालिक की आनत बता रहा हूँ आपको कि वो देखेगा कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी इफेक्टिवनेस कितनी है, आपकी इनोवेशन कितनी है, आपके इनिशिएटिव्स कितने हैं, और फिर उसके बाद वो देखेगा कि आप चीज़ों को लीड कितना करते हैं, पैसिव है, एक्टिव है, डल होके बैठे हुए हैं, बोझल होके बैठे हुए हैं, एक जिसे कहते हैं फॉलोवर किस्म की एटीट्यूड्स हैं, जिसके पीछे चला दिया जाएगा चल पड़ेंगे। खुद से कोई चीज़ लीड नहीं करनी। नजर नहीं आ रहा आपके एक्शंस के अंदर कि आपके अंदर वो लीडरशिप की सलाहियत है। यू कैन टेक रिस्क, यू कैन टेक लीड। वो आपने अपने एटीट्यूड्स को डेवलप नहीं किया। मैं कहता हूँ यार ठीक है, बंदा ठीक है, पैसिव है, बस कुछ कह दो तो कर देता है, कुछ ना है। तो आपको अपने आप को उसमें लेके चलना पड़ेगा कि लीडिंग रोल में, यानी कि आप देखिए ना, आपके 5 लोग हैं, मिसाल के तौर पे मैंने आपको मैनेजर बनाया हुआ है। हमें पता चलता है थोड़े दिनों के बाद, उसामा साहब ये जिसको मैंने मैनेजर बनाया हुआ है, इसके मुकाबले में जो दूसरा वाला नंबर 2 है ना, वो ज़्यादा इनोवेटिव है, वो ज़्यादा इनिशिएटिव लेता है, उसकी लीडरशिप सलाहियत ज़्यादा है। तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको उठा के ऊपर ले आऊँगा, इसको वापस नीचे ले जाऊँगा। और आप किस वजह से मारेंगे? अपनी लीडरशिप सलाहियत ना होने की वजह से। अगर आपके पास लीडरशिप सलाहियत होती तो आप लीड करते हुए नजर आते हैं। ये बहुत से लोगों को गिला है कि जी हमें पीछे धकेल दिया। भाई आपको पीछे इसलिए धकेला है, मसला आपकी शक्ल का नहीं है, मसला आपकी लीडिंग पोजीशन का है। आप लीड नहीं लेते। जब आप लीड नहीं लेते तो फिर लोग आपको पीछे छोड़ जाते हैं। जो लीड लेगा वो आगे चला जाएगा, सिंपल सी बात है। शक्ल देख के तो आप किसी को खूबसूरत शक्ल समझ के लेके आ जाए आगे, 4 दिन के बाद आपकी तबीयत साफ हो जाती है, क्योंकि शक्ल के साथ तो काम नहीं हो सकता ना, परफॉर्मेंस देना है, परफॉर्मेंस के साथ आप आगे चलेंगे। तो वो ये चीज़ें देखिए। फिर आप ये देखिए वैल्यू एडिंग। एज मैनेजर, एज बॉस, मैं देखता हूं कि मेरी काम में ये वैल्यू ऐड क्या कर रहा है, इसके पास कौन सी ऐसी सलाहियत है जो जिसका फायदा मेरी ऑर्गेनाइजेशन उठा सकती है। ये क्या ऐसी 2 चीजें हैं जो इसकी वैल्यू ऐड है। मिसाल के तौर पे मैं बताऊं, नेटवर्किंग इसकी बहुत शानदार है, ताल्लुकात इसके बड़े शानदार हैं, हमारे काम में बड़े आसानियां पैदा कर देता है? ये वैल्यू ऐड है। वैल्यू ऐड ये है कि ये रिसोर्सेज को बड़े अच्छे जनरेट कर लेता है, पैसे जनरेट करने इसको आते हैं, नए नए तरीके इसको आते हैं, ये मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेता है, पब्लिसिटी वो बहुत अच्छी कर लेता है। तो कोई ऐसी चीज जो आप जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वैल्यू ऐड कर सकें, वो आपने आइडेंटिफाई करनी कि आपके पास वो कौन सी स्किल है जो वैल्यू ऐड कर सकती है। ठीक है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजर देखता है कि टाइमली कौन परफॉर्म कर रहा है।
आप जितना मर्जी अच्छा काम करके ले आए, लेकिन जिस दिन मुझे चाहिए था उस दिन तो आपने नहीं किया। जिस दिन चाहिए था अगर आप उस दिन कर देते तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से लेके आता। ठीक है ना? अच्छा, अब 3 तरह की एप्रिसिएशन है। एक एप्रिसिएशन वो है जो मैं अपने आप से करता हूं, आई एम परफेक्ट, मैं बहुत अच्छा हूं। एक ये कि आपका मैनेजर, आपका बॉस आपकी तारीफ कर रहा है। एक ये कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बाकी स्टाफ आपकी तारीफ कर रहे हैं। और चौथा ये कि आपके क्लाइंट आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये आप लोग वीडियोस बनाते हैं, जब मैं आप लोगों की वीडियोस देखता हूं तो मैं कहता हूं यार बड़ी शानदार किस्म की इन्होंने एडिटिंग की है। मैं तो वहाँ इस तरह से बोल के भी नहीं आया था जितना इन्होंने स्मार्ट बना दिया इसको। मेरी शक्ल भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी शक्ल अब मुझे इस कैमरे के अंदर नजर आ रही है। हाँ, मुझे बड़े शानदार तरीके से इन्होंने इसकी प्लेसमेंट की है। तो मैं आके कहता हूँ इनको यार कि देखो यार ये बड़ी शानदार वीडियो बनी है, मुझे बड़ा फीडबैक आया। मैंने अभी आपके सामने आपको कहा बच्चों के इस प्रोग्राम पे मुझे बहुत से वालिदैन ने रुजू किया कि जी हम अपने बच्चों को आपके एक सेशन में भेजना चाहते हैं, तो आपका कब अगला सेशन होगा? मैंने कहा जी जिस वक्त वो प्लान करेंगे मैं आपको बता दूंगा, मैं फेसबुक पर डाल देता हूँ। उसकी वजह क्या है? उन्होंने तो यहाँ आके नहीं सुना था, उन्होंने वीडियोज़ देखी ना मेरी जो आप लोगों ने चलाई हुई। अच्छा, उस वीडियो का कंटेंट अपनी जगह इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंटेशन है वो भी तो मैटर करती है ना सर। तो वो जिसने प्रेजेंटेशन तैयार की है वो क्रेडिट आपको जाएगा ना। तो क्लाइंट आपको तारीफ करता है कि यार बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था इवेंट सर आपने। मैं जाते हुए कह के जा रहा हूँ बतौर चीफ गेस्ट कि सर उसामा साहब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया आपने इवेंट, मजा आ गया। तो किसको गया क्रेडिट? आपकी उस टीम को जो उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो ये 4 तरह की अप्रिसिएशन है, एक मेरी अपनी, एक मेरे मैनेजर की, एक बॉस की, एक मेरे कुलीग्स की और एक आपके क्लाइंट्स की। ये आपकी अप्रिसिएशन को बढ़ाते हैं। ये आपको अपने आप को देखना है। तीसरा देखें, ऑर्गेनाइजेशन एक और तरीके से भी देखती है। ये लड़का ये लड़की मेरे ऑर्गेनाइजेशन के मफाद के बरक्स तो काम नहीं कर रहे, तो ऐसा एक्शन तो नहीं कर रहे जिससे मेरे इदारे की क्रेडिबिलिटी जो है, लेजिटिमेसी जो है वो ख़राब हो रही है। वो कहेंगे यार ये कासिम अली शाह फाउंडेशन में काम करता है, वो तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मोटिवेशनल स्पीकर है, वो तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये इनके स्टाफ के लोग किस तरह की घटिया बातें कर रहे हैं, इनका करैक्टर क्या है? ये तो हैरास करते हैं लड़कियों को, ये तो लड़कियों के साथ बात करने की इनको तमीज़ नहीं है, ये बच्चों के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करते, ये तो ट्रांसपेरेंट ही नहीं है, ये दिहाड़ी लगा रहा है, ये कामचोर है। तो शाह साहब ने तो अपने स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं की, हमें क्या बता रहे हैं? तो इसका मतलब हुआ कि लोग आपको इस तरह से भी परखते हैं, मैं एज मैनेजर, एज बॉस, या लोग, कि आप कितने क्रेडिबल हैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कितने लिजिटिमाइज हैं, साफ मेंटेन की हुई आपने। जैसे मैं देखना चाहता हूं अपने स्टाफ को, आपने उसी तरह से अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बेशुमार लोगों को ऑर्गेनाइजेशन से इसलिए किक आउट करते हैं कि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जो रूह है ये उसके अगेंस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं, उससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्रेडिबिलिटी डैमेज होती है। ठीक है, ऑनरशिप, आप सिर्फ जॉब करने आए यहां पे, करते रहे, जब तक आपका जैक लगा हुआ है आप जॉब करते रहेंगे। जिस दिन पकड़े गए, जिस दिन मालिक आपसे तंग आ गया, जिस दिन आपकी कुछ सख्त किस्म की मॉनिटरिंग हो गई, अकाउंटेबिलिटी हो गई, हो सकता है आप बाहर चले जाए, तो आपकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा? पैसे यहाँ से ले रहा था, अब अब बी क्लास से ले रहा हूँ, सी क्लास से ले रहा हूँ, डी क्लास से ले रहा हूँ, एक जगह से बदला दूसरी जगह चला गया, दूसरी जगह गया तीसरी जगह बदल गया। फिर अब बॉसेस बहुत कॉन्शियस हैं। एक बंदा आया है, जॉब के लिए अप्लाई किया, अब इंटरव्यू लिया है, अभी उसको 10 दिन नहीं हुए वो जॉब सर्च कर रहा है, नहीं, ये क्या बात है, अभी तो हमने इसको रखा है, वो इससे बेहतर की तलाश में है। हम कहते हैं ये स्टे करने आया है, सिर्फ वेट एंड सी का कैंडिडेट है, जैसे इसको बेहतर कोई जगह मिलेगी भाग जाएगा। तो मैं आप पे क्यों इन्वेस्टमेंट करूंगा सर? आपकी क्या ऑनरशिप है सवाई है कि मैंने आपको जॉब दिया हुआ है, आपको मैं वक्त पे तनख्वाह देता हूं, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आपने अपने अंदर नहीं उतारा, इस ऑर्गेनाइजेशन को तो आपने ओन नहीं किया। जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, मुश्किल वक्त आता है तो सब लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं पार्टियों को, जैसे अभी पीटीआई को छोड़ना शुरू कर दिया। तो ऑनरशिप नहीं है, ताकत में है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। जब जवाल आएगा आपके ऊपर, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे इमरान खान हो, तो लोग आपको छोड़ देंगे। ऑनरशिप नहीं है पार्टी के साथ,
ऑनरशिप किसके साथ है? इक्तदार के साथ, ताकत के साथ। तो आप बॉसेस आपको देखेंगे यार ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना ऑनर है, इसको कितना ओन करता है, इसको कितनी अपनी मलकियत का एहसास समझता है। मैं आपको बताऊं, मैं जिस एक ज़माने में एक यूएन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, हमारे यहाँ कुछ खवातीन और कुछ मर्द हजरात जाते हुए ना स्टेशनरी साथ ले जाते थे सर, बच्चों के लिए कापी, पेंसिलें, शॉर्पनर जो हम देते हैं स्टेशनरी। वो हर चौथे दिन कहते थे जी वो शॉर्पनर ले आए जी, वो रबड़ ले आए जी, पेंसिल ले आए जी, फना ले आए, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म न था। अभी तो हमने 4 दिन पहले आपको एक पेंसिल बॉक्स दिया था, बॉल पॉइंट बॉक्स दिया था, फना दिया था, वो ले जाते थे, जैक लगाते थे, कापियां ले जाते थे। ठीक है, क्यों? ऑनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन जिस वक्त चीज़ों को देखेगी तो वो आपको पकड़ेगी, और जब पकड़ेगी तो आपको अकाउंटेबल करेगी तो आपको रिप्लेस करेगी या आपको वार्न करेगी। तो सबसे बड़ा मसला यह है कि आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, सिर्फ पैसे कमाने यहाँ पे आए। आप ज़रूर पैसे कमाएं क्योंकि ये इंसान की बुनियादी ज़रूरत है। आप जॉब करना चाहते हैं, ज़रूर करें, ये आपकी ज़रूरत है क्योंकि इसके साथ आपका रोज़गार वाबस्ता है। लेकिन ये भी तो एहसास कहीं पैदा कर देना कि मैं सर बड़ा फेयर आदमी हूँ आपके साथ, इस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट समझता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोशन को अपनी प्रमोशन समझता हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट को अपनी डेवलपमेंट समझता हूँ। आज अगर कोई कासिम अली शाह फाउंडेशन का नाम लेता है तो मेरे लिए भी ये प्राउड हो जाता है कि यार मैं उससे बिलोंग करता हूँ, मैं उसको ओन करता हूँ। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं कोई बाहर जाके बैठा हूँ, एक बंदा कहता है यार कासिम अली शाह फाउंडेशन बड़ी फजूल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने तो एक बात की, मैं 10 गल्ला 10 देना, मैं असर बताता हूँ, वहाँ पे तो बड़ा बड़ा ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि यू डिडंट ओन दैट। वो आप उसको ओन ही नहीं करते। तो ऑनरशिप को बगैर आप कोई भी, अच्छा अपने टास्क को ओन नहीं करते आप, छोड़े ऑर्गेनाइजेशन तो बड़ी दूर की बात है, आपको एचआर में लगाया हुआ है, पंगे आप जाके एडमिनिस्ट्रेशन में लेते हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाया हुआ है, जाके पंगे आप फाइनेंस में ले रहे हैं, बिठाया हुआ आपको फलां कोऑर्डिनेशन में, पंगे आप जगह जगह ले रहे हैं। आपको जिस जगह पे टास्क दिया गया है उसको तो ओन ही नहीं कर रहे आप। क्यों? लगता है आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही, आपको कोई और जगह पसंद थी जो आपको मिली नहीं है, तो अगर आप छोड़ दें या उस जगह के लिए कोशिश करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इसको डिसओन करके किसी ऐसी चीज़ को ओन करना शुरू कर दें जो आपका पार्ट हो, और वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट को डील करना, पैदा करना शुरू कर दें। फिर आप ये देखिए ट्रांसपेरेंसी, हाउ मच यू आर ए ट्रांसपेरेंट पर्सन। और ट्रांसपेरेंट सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता कि जी पैसे की करप्शन की या नहीं की, हो सकता है यहाँ स्पेस ही ना हो पैसे कमाने की। लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो ये भी है ना कि आप अपने काम के साथ इंसाफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो टास्क आपको मिले हुए हैं वो आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप दयानतदारी से यहाँ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ मैं यूएन में काम करता था, उन्होंने 2 टाइम की चाय रखी होती थी, एक सुबह 10 बजे और एक 4 बजे। वो कहते थे 2 टाइम की चाय मिलेंगी बस हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बाकी जो है ना वो आप अगर पीना चाहते हैं, आपको आदत है, शौक़ है, तो अपना सामान सुमून साथ रखा करें। तो वेटर को कह दिया करें, वो बना दिया करेगा आपको, किचन वाले को। हमने फिर भी जैक लगाना था, यार ऐसा कर, चुप हो जाके तीसरा कप भी लाया। ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को हम अपने इंटरेस्ट में इस्तेमाल करना चाहते हैं। 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 7वें दिन एक्सपोज भी होंगे। ठीक है ना जी। तो आप इनके रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंशियल रिसोर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्स को, प्रोग्रामिंग रिसोर्स को, लॉजिस्टिक्स रिसोर्स को, जो भी रिसोर्स है यहाँ का, अगर आप उसमें ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप अपने घर की किताब की बच्चों की कापियाँ जो हैं वो लाके यहाँ पे फोटो कापियाँ करना शुरू कर रहे हैं बगैर बताए हुए। ये हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर है सर, इस माइंड ना कीजिएगा, ये हर जगह पे होता है, कोई ऐसी अजूबी बात मैं नहीं कर रहा आपसे। हम ये करते हैं सारे के सारे लोग, किसी ना किसी शक्ल में कर रहे होते हैं। जहाँ बड़ी सख्ती होती है वहाँ नहीं कर पाते, जहाँ लूज स्ट्रक्चर होता है वहाँ हम ये करते हैं। तो आप अपनी ऑनरशिप, मैंने कहा ट्रांसपेरेंसी को कैसे मेंटेन करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। हम कहते हैं ये बड़ा शख्स बड़ा दयानतदार है, तो दयानतदार की डेफिनेशन ये नहीं है कि सिर्फ वो फाइनेंशियल दयानतदार है, वो अपने पूरे कैरेक्टर के अंदर ट्रांसपेरेंट है, वो अपने रिलेशनशिप में ट्रांसपेरेंट है, वो अपने काम के साथ ट्रांसपेरेंट है, वो अपने मालियात के साथ ट्रांसपेरेंट है, वो अपनी सीट के साथ ट्रांसपेरेंट है। जस्टिस करता है ना सीट के साथ बैठ के, जो उनको कहा गया टास्क वही करेगा ना। फिर आप ये देखिए
अकाउंटेबिलिटी कितनी करता है, अपनी भी और अपने साथ जुड़े हुए लोगों की। मिसाल के तौर पे आई एम ए मैनेजर और मेरे नीचे 6 लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं खुद अकाउंटेबल नहीं हूँ, मैं आपको क्यों अकाउंटेबल करूँगा सर? मैं कहूँगा यार मेरा भी जक लग गया है, तुसी भी जक लाई जाओ, बस खामोशी देना, दसो ना मैंने। तो उसका मतलब है मैं भी वही उल्ट काम कर रहा हूँ, आपको भी मैं प्रमोट कर रहा हूँ। या आप कर रहे हैं तो मैंने आंखें बंद की हुई, या मैं नहीं कर रहा तब भी मैंने आंखें बंद की हुई हैं। या ये कि मैं आपको पकड़ रहा हूँ, लेकिन जब मैं करता हूँ तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी चीज़ों को मैं पकड़ रहा हूँ, अपने बारे में मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ। मुझे ऊपर वाला पकड़े, अगर पकड़ ले, आप क्यों पकड़ रहे हैं? ओके, आप कहते हैं सुनते जुमला, यार तेनू की मसला है, मैं कर रहे हैं ना, उन्होंने उस मसला नहीं, तेनू का मसला है। तो हम अपने आप को अकाउंटेबल बनाकर पेश नहीं करते, और जब आप अपने आप को अकाउंटेबल नहीं करते, आप दूसरे को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। जब आप खुद ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप दूसरों की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन नहीं कर सकते। जब आप खुद इफेक्टिव नहीं है तो दूसरों की इफेक्टिवनेस को भी मेंटेन नहीं कर सकते। जब आप खुद क्रेडिबल नहीं है तो दूसरों को भी क्रेडिबल नहीं कर सकते। जब आप खुद जो है लेजिटिमाइज नहीं है तो आप दूसरों की लेजिटिमाइज को भी चैलेंज नहीं कर सकते। जो आप हैं वो आपको परफॉर्म करना है, उसी के साथ आपके साथ चीज़ों को कॉपी करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। फिर टास्क ओरिएंटेड, ये 4 टास्क आपको दिए गए थे, ये 4 टास्क आपको करने हैं। हाँ, इनमें से एक टास्क नहीं हो सका, बट यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन जो मुझे मुतमईन कर सके, यस यार ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये नहीं हो सकी, इसकी वजह ये है और ये बड़ी लॉजिकल बात मुझे समझा रहा है। लेकिन अगर आपकी बात में लॉजिक नहीं है और उसमें मुझे आपकी काहिली, सुस्ती, लापरवाही नजर आएगी, तो फिर मैं आपको अकाउंटेबल करूंगा। तो अपने आप को टास्क ओरिएंटेड करें। देखिए दुनिया में लोग वही कामयाब हुए हैं, 2 तरह के लोग हैं ना, एक है आवारागर्द किस्म के लोग, अपने आप को टास्क ओरिएंटेड शेप में ले लाते हैं, और दूसरे ये हैं कि वो टास्क ओरिएंटेड है। मतलब मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं टास्क ओरिएंटेड आदमी नहीं हूँ। यहाँ को पता है सबको, फातिमा को अच्छी तरह तजुर्बा है, अगर ये सुबह मुझे सेशन के लिए ना बुलाएं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि सुबह सेशन है। ये कहती मैंने कल तो आपको बताया था। मैं कहा कल बताया था ना यार, आज तो पता ही चला। मैं कोई रेगुलराइज चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं करता, मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। हालांकि मोबाइल के अंदर सिस्टम मौजूद है, लेकिन मेरा एटीट्यूड नहीं है। अगर मुझे सुबह 9 बजे कॉल ना आए ना और मैंने यहाँ पे पहुँचना है तो मैं मिस हो जाऊँगा, मेरे दिमाग में नहीं रहता। बस एक हमारी तरबियत का असर है, तबीयत ऐसी बन गई है, अच्छी है बुरी है, बस इसी के अंदर किसी को गुजारा करना है। मुझे कोई बुलाता है ना बंदा, कोई बात कीजिए फ्लैटीज़ में फंक्शन है, मैं कहता हूँ यार पिक एंड ड्रॉप है, वो कहते नहीं। मैं कहा सॉरी यार मैं नहीं आ सकता। वो कहा जी डिनर है अभी परसों, कल सैटरडे है, कल रात का डिनर है पीसी में। मैं कहा सर पिक एंड ड्रॉप। मैं कहा नहीं सर। तो मैं कहा सॉरी यार मुझे तो कोई शौक नहीं है 1000 रुपये का पेट्रोल लगा के जाऊँ और आपका डिनर करूँगा, मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम अपने आप को बड़े लापरवाही के साथ आगे चलते हैं। हो सकता है मैं वहाँ जाऊँ तो 4 लोगों से मिलूँगा, मुझे फ़ायदा होगा, लेकिन नहीं, मुझे अपने आप तो कुछ इस किस्म के लोग भी हैं। लेकिन आप में से जो लोग कैरियर ओरिएंटेड बनना चाहते हैं, जिनका लॉन्ग टर्म चीज़ों को देखने का, मैं तो अपने काफ़ी हिस्सा कवर कर चुका हूँ, लेकिन अभी जिनके पास एजेस हैं उनको अपने टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए। क्योंकि जब आप जॉब कर रहे हैं, मैं तो जॉब नहीं करता ना, मैं तो एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं जॉब करनी है 9 to 5, तो सर मुझे उनके टास्क तो पूरे करने हैं ना, उसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। इवन मैं आपसे कोई असाइनमेंट ले लूँ कासिम अली शाह फाउंडेशन, तब भी अगर मैंने अपने वक्त पे डिलीवर ना की तो फ़ायदा कोई नहीं। तो अपने आप को टास्क ओरिएंटेड बनाएं, उसके अंदर लेके जाने की कोशिश करें। फिर प्रोडक्टिविटी यानी क्वालिटी। एक है नंबर्स, आपने 10 सेमिनार किए, एक ये सेमिनार एक ही किया है लेकिन ऐसा शानदार किया कि जाके हिट लगी है। क्वालिटी को मेंटेन किया, प्रोडक्टिविटी को मेंटेन किया, ज्यादा नंबर्स में नहीं गए, क्वालिटी में ज्यादा गए। आप बहुत ज्यादा लिखते हैं, कम लिखें, अच्छा लिखें। आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, कम बोले, अच्छा बोले। आप बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिविटीज करते हैं, कम करें। मैं इनसे उसामा साहब से हमेशा गिला करता हूँ, यार ये क्या रोज मछली मंडी लगाई हुई आपने, इतनी एक्टिविटी पागल बनाया हुआ लोगों को। थक जाएंगे, बच्चे भी थक जाएंगे जिनको आप बुलाते हैं। आप 5 इवेंट करें यार महीने में, सिर्फ 4 क्वालिटी के करें। मछली मंडी ना बनाए, फिश मार्केट ना बनाए, क्योंकि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उससे आपकी नंबर्स तो बढ़ जाएंगे, 20 एक्टिविटीज 30 एक्टिविटीज, क्वालिटी में एक आधी हो। तो क्वालिटी पे, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें ताकि इससे आपको कुछ ज्यादा फायदा मिले। और देखिए स्टूडेंट्स आएगा ना, स्टूडेंट्स को जब रोजाना की बुनियाद पे
10-10 लेक्चर सुनने पड़ेंगे ना, वो पागल हो जाएगा सर। वो कहेगा मैं सलमान अब्बास साहब भी सुना या ओदी सुना या एदी सुना, कि नहीं सुना। हर बंदे का आके अपने एक थॉट होता है चीज़ों को देखने का। तो स्लोली आप लोगों को ग्रेजुअली प्रिपेयर करते हैं, उसको 2020 मैच ना बनाएं। तो इसकी प्रोडक्टिविटी पे फोकस करें, उसकी क्वालिटी पे फोकस करें, तो आप आगे आगे चलेंगे। आगे आप आ जाएं। एक हमें गिला ये है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें लिफ्ट नहीं कराती, ये बड़े लोगों को गिला है। हाँ, मुझे भी हो जाता है बाद औक़ात। मैं कहता हूँ यार मेरे पास तो ये स्किल है, शाह साहब आपने मुझसे पूछा ही नहीं यार, ये तो काम मैं भी बड़ा शानदार कर सकता था, जिसको आपने करवाया है तो बेचारे को कुछ पता ही नहीं है। तो हमें ये लिफ्ट लगता है कि हम रेलिवेंट हैं, लेकिन हमें रेलिवेंट समझा नहीं जा रहा। ये सर सारी प्रोफेशनलिज्म की, पर्सनल डेवलपमेंट की लड़ाई है। मियाँ ये समझता है बीवी मुझे अहमियत नहीं देती, बीवी ये समझती है कि खावंद मुझे अहमियत नहीं देता। हो सकता है इसमें सच हो, लेकिन सर वो जो सच है ना वो बड़ा कड़वा है। फिर उसको ओन करें। आप रेलिवेंट नहीं अपने हस्बैंड के लिए, आप रेलिवेंट नहीं अपनी वाइफ के लिए। क्यों? आप उनकी एक्सपेक्टेशन को, उनके विशेस को सही तरीके से मीट नहीं कर रहे, उनकी ज़रूरत को मीट नहीं कर रहे, उनकी नीड्स को मीट नहीं कर रहे। भूल जाते हैं लोग रिलेशनशिप। ये पुरानी बातें हो गई हैं, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ अगर बिहेव करेगी तो वो जन्नत बनाएगी सर। माँ बिहेव नहीं करेगी तो लोगों ने देखा माएँ अपने बच्चों को खुद ही मार देती हैं। वही माएँ अपने बच्चों के सामने किसी आशना के साथ फरार हो जाती हैं। किताबी बातें सारी। परफॉर्म करेंगे, रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। इसी तरह दोस्तियों में, ये दोस्त मुझे लिफ्ट नहीं कराते भाई, क्यों नहीं कराए? क्यों कराते? कराएं आपको क्या खूबी है आपके अंदर? खूबसूरती बहुत है, चले 4 दिन गुजारा हो जाएगा, उससे आगे चले ना। पैसे बहुत हैं, हाँ बड़ी अच्छी बात है, पैसे इसके पास बड़े लेके जाएगा KFC, मैकडोनल्ड, वहाँ पे बर्गर खिलाएगा, फलां खिलाएगा। हाँ ठीक है, ये गाड़ी इसके पास है, चलो ये मुझे ड्रॉप कर देगा, यहाँ से निकलूंगी तो गुलशन रावी तक, गुलशन रावी से मुस्लिम टाउन तक कहीं ड्रॉप कर देगा। तो मेरे तो इसके साथ दोस्ती बड़ी इंपॉर्टेंट है, मुझे रखनी चाहिए। जब तक आप अपने प्रोफेशन में और अपनी पर्सनल लाइफ में रेलिवेंट नहीं होंगे ना, लोग आपको लिफ्ट नहीं कराएंगे। ये ज़हन में रखिएगा, चाहे वो कितने भी करीबी रिलेशनशिप्स हो। माँ बेटे का रिलेशनशिप क्यों ना हो, जो पुत्र कुछ परफॉर्म ही नहीं करता तो माँ के अंदर भी गुस्सा आता है सर। वो कहती है ए पुत्र मेरा बड़ा कमाऊ पुत्र है, ए पुत्र मेरा बड़ा लाडला पुत्र है, ए पुत्र मेरी बड़ी इज्जत करता है। ओ बस बदतमीज़ बड़ा हो गया जी, की करिए, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं रह रहा। तो अपने आप को जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन में रेलिवेंट नहीं बनाएंगे ना, आपकी कोई सस्टेनेबिलिटी नहीं है सर। और जब आप रेलिवेंट हो जाएंगे, आप नखरे भी करेंगे ना तो मैं आपको निकालूंगा नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता है आपको निकालने से मेरा नुकसान होगा। ये गैम्बलिंग है, जुआ है सर। आप ऑर्गेनाइजेशन की कमजोरियों से, मैं और आपकी कमजोरियों से फ़ायदा उठाता हूँ। अगर इसकी एक, जिसे कहते हैं ना, हार्ड किस्म की डेफिनेशन तलाश करें ना, तो वो ये है कि मैंने आपकी कमजोरियों से, आपने मेरी कमजोरियों से फ़ायदा उठाना है, इस तरह से सस्टेन करना है। तो आपने अपने आप को रेलिवेंट करना है। अब रेलिवेंट कैसे होगा वो सुन लें, 5-6 चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। नंबर 1, you have lot of information about your career, about your profession, about your task, हाँ, about your specialization। अगर आप कंप्यूटर की दुनिया के लोग हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड, अगर आप राइटिंग के रिलेटेड हैं तो राइटिंग से रिलेटेड, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिवली, अगर आप डिजिटलाइजेशन के साथ हैं तो डिजिटलाइजेशन, आप कैमरे के साथ हैं तो कैमरे के साथ। जिस भी शोबे में आप काम कर रहे हैं उसके बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन पैकेज कितना ज़्यादा है। अगर आपके पास है तो मैं आपको इग्नोर नहीं कर सकूंगा, मैं आपको बुलाऊंगा, यार उसको बुलाओ, उसको पता सारा कुछ, उसको बुलाओ, उसको पता सारा कुछ। मैनेजर को कहूँगा तुम पीछे हटो यार, वो जरा बुलाओ असिस्टेंट को, उसको ज़्यादा बेहतर पता है। तो आपकी जो सबसे बड़ी सक्सेस है, ह्यूज इन्फॉर्मेशन, अपडेटेड इन्फॉर्मेशन, माशरे में हो क्या रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस कैरियर के बारे में। दूसरे नंबर पे आपका नॉलेज कितना है। अब इन्फॉर्मेशन में और नॉलेज में एक बुनियादी फ़र्क है। इन्फॉर्मेशन है कि इमीडिएट सतह की इन्फॉर्मेशन, हाँ, नॉलेज ये है कि इन डेप्थ चीज़ों के बारे में जानना। अब आप इन डेप्थ कितना जानते हैं? कंप्यूटर चला लेते हैं, कंप्यूटर के बारे में चीज़ों को नहीं जानते, बहुत सारा चला अच्छा लेते हैं, लेकिन अगर कोई जाके फंस जाए तो आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है आपको। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन भी अच्छा होना चाहिए पैकेज, और आपके पास नॉलेज बेस्ड। और नॉलेज क्या है? रोज़ाना की बुनियाद पर नॉलेज बढ़ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर नया नया इल्म आ रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर नई नई इन्फॉर्मेशन आ रही है।
तो अपने आप को अपडेट रखें सर। जो अपडेटेड है वो आगे जाएगा, जो अपडेटेड नहीं है वो पीछे रह जाएगा। ये सिंपल सी थ्योरी है। आप किसी मर्जी बड़ी पोस्ट पे आ जाएं, अगर आप अपनी पोस्ट के साथ इंफॉर्मेशन और नॉलेज के पैकेज में अपने आप को इंप्रूव नहीं करेंगे, अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, अपने आप को रेलिवेंट नहीं बना सकते आप। नंबर 1। नंबर 2, नहीं, इंफॉर्मेशन और नॉलेज को मैंने एक ही किया। वैसे आप रैदर भी कर लें। अब आगे जाए, स्किल्स। नॉलेज बहुत अच्छा है, इंफॉर्मेशन बहुत शानदार है, मशीन चलानी नहीं आती, कैमरा चलाना आपको नहीं आता, कंप्यूटर चलाना आपको नहीं आता, गाड़ी चलानी आपको नहीं आती, मोटरसाइकिल चलानी आपको नहीं आती, मशीन ख़राब हो जाए तो उसको ठीक करनी आपको नहीं आती, फला चीज़ें, ये जितनी भी अच्छे प्रेजेंटेशन तैयार करनी आपको नहीं आती, हाँ, अच्छी कम्युनिकेशन आपको नहीं आती, ये सब चीज़ें जितने भी हम स्किल्स, जो सॉफ्ट स्किल्स करवाते हैं आप बच्चों को, अगर ये आपके पास नहीं है तो आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज भी पीछे रह जाएगा। मेरे पास मे बी इंफॉर्मेशन और नॉलेज बहुत कमज़ोर हो, बट मेरी स्पीकिंग पावर, मेरा प्रेजेंटेशन का स्टाइल, मेरा कम्युनिकेशन का स्टाइल, बाज़ औक़ात मैं उससे लोगों को कैच कर लेता हूँ। मेरे पास इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत शानदार है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आता सही तरीके से, पीछे रह जाता हूँ। ये हम अपने टीचर्स के बारे में अक्सर, आपने जो लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा हुआ है, कॉलेजों में पढ़ा हुआ है, देखा हुआ है, वो टीचर आता लगता है अपने आप से बातें कर रहा है या कर रही है, क्लास के साथ तो बात ही नहीं हो रही, अपने आप से बातें कर रही है, उसका लेवल ही नहीं है वो आखिर तक उसके बाद जा सके। गुड टीचर, नॉलेजेबल टीचर, बट नॉट ए गुड कम्युनिकेटर, नॉट ए गुड प्रेजेंटर। तो अपने आप को अच्छा प्रेजेंटर उसमें लाए। तो ये आप याद रखिए कि आपके पास जितनी भी स्किल्स हैं डिजिटलाइजेशन के दौरान, आप देखिए ना, चैट जीपीटी, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे। एक बात। फिर आप आ जाएं एटीट्यूड एंड बिहेवियर। समटाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं सर, लेकिन आपका एटीट्यूड ठीक नहीं होता, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। मानते हैं आप बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, लेकिन एटीट्यूड ठीक नहीं है, बिहेवियर ठीक नहीं है। बाज़ औक़ात ये है कि आपको काम नहीं आता, कम आता है, लेकिन एटीट्यूड और बिहेवियर इतना सॉलिड है, कहते हैं यार बंदे को रखना, ज़ाया नहीं करना, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी लड़की है, कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, सीख जाएगी, सिखाओ उसको। आप अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर से सस्टेन करते हैं। एटीट्यूड ये है कि जो इमीडिएट एक्शन है, आज आप अच्छे भले बैठे थे, अचानक आपने गुस्सा आ गया, आपने गाली निकाल दी है, लेकिन आपका रेगुलर एटीट्यूड ये नहीं है। रेगुलर बिहेवियर क्या है? आपकी आदत है गालियां निकालने की, आपकी आदत है लोगों को बुरा भला कहने की। बिहेवियर वो है जो आपके मुस्तकिल मिजाज का हिस्सा, कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, कहते है ही ऐसा, ये बिहेवियर है। एटीट्यूड अभी ठीक हो जाएगा, अभी गलत हो जाएगा, अभी इमीडिएट एक्शन आ गया, 2 मिनट बाद आपको ठंडे हो जाएंगे तो फिर सीधे हो जाएंगे। तो अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर को ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच करें। अगर आप मैच करेंगे तो आप आगे जाएंगे। आप जितनी मर्जी, मैंने कहा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और स्किल में इंप्रूव कर लें, लेकिन अगर एटीट्यूड एंड बिहेवियर ठीक नहीं है तो लोग आपको टॉलरेट नहीं करेंगे। ये मियाँ बीवी का रिश्ता जो होता है, ये इसलिए टॉलरेट होता है, इसमें एटीट्यूड एंड बिहेवियर होते हैं। वो अगर ना हो तो बाकी कौन सी चीज़ें रह जाती हैं। तो आप जंगें जीतते हैं अपने एटीट्यूड के साथ, अपने बिहेवियर के साथ। आपके दोस्तों के साथ, कुलीग्स के साथ कैसे एटीट्यूड्स हैं, कैसे बिहेवियर हैं, कितने सपोर्टिव हैं उनके साथ, हाँ, कितनी चीज़ों को साथ आपका फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है, कितना इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, लोग आपके पास बैठना पसंद करते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात तो ये होता है ना कि लोग जो नकचड़ा होता है उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करते, उसे बड़ा गुस्सा होता है कि मैं मैनेजर हो गया लेकिन मेरे को लोग ही आगे बंदे नहीं। उसकी वजह ये कि उसका एटीट्यूड और बिहेवियर ऐसा वर्स्ट है कि लोग उसके पास जाते हैं उस वक्त जब कोई काम होता है, वैसे नहीं जाते। ठीक है। फिर आप ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो अच्छी चीज़ें आपके पास हैं, आप अपने कुलीग को कितना ट्रांसफॉर्म करते हैं। मुझे अगर एक चीज़ आती है डिजिटलाइजेशन में तो मैंने आपको सिखा दी है। अगर आपको शौक नहीं है तब भी मैंने आपको शौक पैदा किया कि यार तुम्हें भी सीख लेनी चाहिए। तो आप अपने नॉलेज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी स्किल को, अपने एटीट्यूड को, अपने बिहेवियर को कितना दूसरों में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे माँ अपना एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म करती है औलादों में, बाप अपना एटीट्यूड ट्रांसफॉर्म करता है अपनी औलाद में। इसी तरह से कुलीग्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म करते हैं अपने एटीट्यूड्स को अपने कुलीग्स के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। शाह साहब हैं तो शाह साहब ने अपने एटीट्यूड और बिहेवियर को ट्रांसफॉर्म करना है इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर वो नहीं कर रहे, एक दूसरे के साथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आइसोलेशन आ गई है। तो उस आइसोलेशन को आपको ब्रेक करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना है। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको 2-3 चीज़ें और हैं तो फिर मैं उसके बाद ख़त्म करूँगा।
दो किस्म के प्रोफेशनल काम हैं। एक ये है कि आपके ऑफिस रिलेटेड टास्क है, ऑफिस रिलेटेड टास्क है जो आपने कासिम शाह फाउंडेशन को मुतमईन करना है। मिसाल के तौर पे आपका क्या शोबा है फातिमा? शोबा क्या है? तालीम मुमकिन प्रोजेक्ट। आपका क्या मैनेजमेंट, रिसेप्शन। अब ये दो शोबे हम पकड़ लेते हैं। इस शोबे से रिलेटेड मैंने 10 टास्क आपको दिए हैं और 10 टास्क आपको दिए। आप बेहतरीन परफॉर्म कर रही हैं, आप भी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सर ये तो वो हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब इसी दो शोबे के अंदर और बहुत कुछ है समंदर, जिसको आपने एक्सप्लोर करना है डिजिटलाइजेशन की दुनिया के साथ एक्सप्लोर करके अपनी और मार्केटिंग बढ़ानी है, अपनी और डिमांड बढ़ानी है। आप मैनेजमेंट में और इंप्रूव करेंगे, आगे जाएंगे। हो सकता है मैं आपको अपॉर्चुनिटी न दूं, मुझे कोई गर्ज नहीं, आप जहां काम कर रहे हैं बस मुझे उतना ही काम चाहिए आपसे, लेकिन आपने अपने कैरियर को फोकस करना है ना। आप उसके अंदर से नई नई चीज़ों को तलाश करें, आप उसमें से नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ताकि मुझे ये लगे कि यार ये तो ज़्यादा इनिशिएटिव लेके आगे लेके, जो मैंने कहा इनोवेटिव लेके आगे जा रहे हैं, तो मुझे अब इनकी पोजीशन को रिप्लेस करना है। ये बेहतर हो गया है, इसको यहाँ से उठाएं, इसको ऊपर वाली पोजीशन पे लेके जाएं, इसको उसके ऊपर लेके जाएं। तो अपने प्रोफेशन में सिर्फ और सिर्फ अपने दफ्तर से रिलेटेड कामों में उलझा के मत रखें। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 8 घंटे हैं ऑफिस वर्क के लिए, हम आते हैं ना सुबह 8:30 से 4:30, 8 घंटे बन जाते हैं ना। कोई घंटा 1.5 घंटा निकाला आपने अपने शोबे के लिए, जो शोबे में आप काम करते हैं उससे रिलेटेड नई चीज़ें तलाश करने में, कोई आपको मना नहीं कर रहा, कोई मना नहीं कर रहा। आप क्या कर रहे हैं मुझे क्या पता, लेकिन अगर आप 1.5 घंटा बैठ के कंप्यूटर पे बैठ के कोई नई दुनिया में बात कर रहे हैं तो बड़ा फ़ायदा है। जब आपके पास काम नहीं है, हम जब फ्री होते हैं तो उठ के इधर इस कमरे में आ जाते हैं, उस कमरे में चले जाते हैं, इस कमरे में चले जाते हैं, उससे गप मार ली, इससे गप मार ली, उधर बैठ गए या उधर अपने कंप्यूटर पे खेलते रहे, कोई नई चीज़ जनरेट करें। तो अपने याद रखिए, अपने प्रोफेशन के अंदर एक है ऑफिशियल टास्क, एक है स्पेशलाइजेशन, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, उसको फाइंड आउट करें। उसमें मैंने और परफेक्ट होना है, इसमें मैंने और आगे जाना है, इसमें मुझे और कोर्सेज करने हैं, इसमें मुझे और अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। और आजकल डिपार्टमेंटल स्टोर का दौर है, एक दुकान में गए सारी चीज़ें वहीं से लेनी है, अलग अलग दुकानों पे नहीं जाना। तो आपके पास 2 से 3 अपनी लाइफ के अंदर ना स्पेशलाइजेशन के एरिया होने चाहिए, कम से कम 2 से 3। इसमें भी मैनेजमेंट में भी फिट है, थोड़ा सा आप ह्यूमन रिसोर्सेज को भी देख लेते हैं, हाँ, थोड़ा सा आप फाइनेंस को भी समझते हैं। ये 3 चीज़ें मिक्स कर दें, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप और परफेक्ट हो जाएंगे। सिर्फ मैनेजमेंट तक ना रहें, उसके साथ रिलेटेड डिपार्टमेंट ढूंढ लें, ताकि आप ज़्यादा परफेक्ट तरीके से चीज़ों को वर्कआउट कर सकें। इसी तरह से आप देख लें, इसी तरह से हर बंदा अपने अपने फील्ड में देखें। अब ये जितने लोग ये फिल्में बना रहे हैं, आप बना रहे हैं, अब तो इतनी ज़्यादा डिजिटलाइजेशन के दौर आ गए हैं, ऐसे ऐसी शानदार किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, अगर आप उसमें अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे, आप फिल्म बनाते ही रह जाएंगे बस, और दुनिया को बात करें। तो अपनी स्पेशलाइजेशन को फोकस करें कि मैं कहूँ यार ये परफेक्ट है एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ये परफेक्ट है एज ह्यूमन मैनेजमेंट, ये परफेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये परफेक्ट है एज प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट, ये परफेक्ट है एज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। आप अपनी परफेक्शन को, स्पेशलाइजेशन को फोकस करें तो फिर आप आगे जाएंगे। और इसी तरह से एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, आपका ड्रेस बड़ा काउंट करता है। सर मैं माजर चाहता हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, हमारे यहाँ बाज़ लोग ऐसे कैजुअल ड्रेसेस के अंदर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि पता नहीं चलता ये ऑफिस में बैठा हुआ है या घर में बैठा हुआ है। मैं जब इंटरव्यूज़ करता था ना लड़के लड़कियों के जॉब्स के लिए, और मैं कई इदारों के बोर्ड्स पे हूँ, मैं तो उनको सिर्फ उनके ड्रेस की वजह से इग्नोर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ सर ये दिस इज नॉट अ प्रोफेशनल मैन, प्रोफेशनल लेडी नहीं है, ये लड़की तो ऐसी आई है जैसे किसी शादी के फंक्शन में आई है। इसको ये नहीं पता कि ऑफिस का डेकोरम क्या होता है, इसको ये नहीं पता ऑफिस ड्रेस क्या होते हैं, ऑफिस कोड क्या है। ये लड़के को भी नहीं पता, शेप बड़ी हुई है, दाढ़ी टी शर्टें पहनी हुई हैं, जीन्स पहनी हुई है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। कोई ऑफिशियल कोड है आपका, आपके ड्रेसेस के साथ आपकी शेप बनी हुई है, आपके बाल बने हुए हैं, हाँ, आप अपने आप को कितना जूता कैसे पॉलिश किया हुआ है, ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं सर आपके प्रोफेशनलिज्म में, याद रखिएगा। ये ऐसे नहीं लोग टाइयाँ लेके जेबों में बैठे होते हैं, जैसे दफ्तर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं टाई लगा देते हैं। उन्हें पता है यहाँ का डेकोरम है, इसकी मजबूरी है, यहाँ पे बैठना है सीट के ऊपर। तो ये नहीं मैं कह रहा कि कपड़े कौन से पहने, जो भी पहने, लेकिन आपको
लगे कि आप एक ऑफिशियल ड्रेस कोड है ये सब। ये नहीं होगा कि आप सुबह निकर पहन के यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। हमारे एक दोस्त हैं, उनको हम जब भी डिनर की दावत होती है तो वो उनको कहते हैं डिनर पे आ जाएं, तो वो मालडूम पार्क में मेरे साथ वॉक करते हैं, तो वहीं से चलते हुए ना वो आ जाते हैं वहाँ पे, निकर पहनी होती है। अब उसमें हमारी कुछ ख़वातीन दोस्त भी होती हैं, बट उनको डैम केयर अबाउट इट, मेरा अपना ड्रेस है जी। मैं उनको कहता हूँ यार ये नहीं चल सकता, आप किसी महफिल में जाते हैं तो उसका अपना एक ड्रेस कोड है। मैं जब वॉक करता हूँ माल्टन पार्क में, वॉक करने के बाद मैं वापस आता हूँ, वापस आके मुँह हाथ धोता हूँ, वहीं से वहीं गाड़ी में मेरे कपड़े पड़े होते हैं, वहीं से मैंने कपड़े चेंज करने होते हैं, वहीं से मैं पहन के खुशबू वगैरह लगा के फिर मैंने टीवी पे जाना होता है। मैं उस ड्रेस में तो नहीं जा सकता ना वहाँ पे। तो आपका ड्रेस का जो सिस्टम है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर ये बहुत काउंट करता है, याद रखिएगा। उसको मैटर करें, आपके डेकोरम से लगे कि आप अच्छे ड्रेसेस के साथ आते हैं, हाँ, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के आते हैं, ऐसे कपड़े पहन के आते हैं जो ऑफिशियल ड्रेसेस के अंदर आते हैं, वो आप उसको देखें। फिर आप ये देखें डिजिटलाइजेशन का, मैंने आपको कहा जितने ज़्यादा आप डिजिटलाइज होंगे ना, आपकी वैल्यू, आपकी रेलिवेंसी ऑर्गेनाइजेशन में उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आजकल विदाउट डिजिटलाइजेशन जो है ना वो मामला चल नहीं रहा। और बंदा आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको डिजिटलाइजेशन आनी चाहिए, राइटिंग आपको आनी चाहिए सर, चाहे आप उर्दू में लिखें चाहे आप अंग्रेज़ी में लिखें, ये कोई डिबेट मेरे सामने नहीं है। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि एक पैरा लिख दें, एक दरख्वास्त लिखनी है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, एक छोटी सी रिपोर्ट लिखनी है इवेंट की, तो यू कैन राइट डाउन, आपको लिखना आना चाहिए। और वो आएगा तब जब आप लिखना शुरू करेंगे, और कोई तरीका नहीं है। जितनी मर्जी मैं आपको लेक्चर दे दूं, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना उस वक्त तक नहीं आएगा। तो आपको राइटिंग अच्छी आनी चाहिए, आपको बोलना अच्छा आना चाहिए। और उसका तरीकाकार ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इन्वायरमेंट हो कि आपको वक्फे से मुख्तलिफ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलें यहाँ पे खड़े होने की, वो बात करें, चाहे वो आके स्टेज सेक्रेटरी के तौर पे बोलें, थोड़ा सा बोलें, ज़्यादा बोलें, फलां बोलें, लेकिन कुछ मौका मिले। तो वो आपको राइटिंग का मैंने कहा। अच्छा, फिर आप डॉक्यूमेंटेशनिस्ट अच्छे होने चाहिए, फाइल सिस्टम जिसे कहते हैं, अपनी फाइलिंग को मैनेज करना आना चाहिए। कोई अब बंदा आपसे रिकॉर्ड मांगे तो यू हैव टू बी अ रिकॉर्ड, आपके पास पूरी फाइल हो, कंप्यूटराइजेशन हो, जो भी हो। तो आप डॉक्यूमेंटिस्ट अच्छे होने चाहिए, चीज़ों को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन का मैंने आपको बता दिया है। प्रेजेंटेशन अच्छी देनी आनी चाहिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि यहाँ पे मुझे कोई बोलना है तो मुझे 5 मिनट 10 मिनट की एक अच्छी प्रेजेंटेशन जो है वो मुझे देनी चाहिए, वो मुझे आनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताऊँ, वो है कॉन्फ्लिक्ट का। कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सर जहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो। 1-to-1, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये 3 तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। 1-to-1 आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट है और ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट का पैदा होना कोई मुश्किल बात नहीं है, इज़ अ नेचुरल फिनोमेना सर। जहाँ 2 लोग बैठेंगे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट तो होगा, बर्तन तो खटकेगा, बर्तन तो गिरेगा सर। वो मियाँ बीवी का गिर जाता है तो आप और मैं क्या चीज़ है यहाँ बैठे हुए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। कॉन्फ्लिक्ट को डील करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हाउ टू डील दीज टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को रेजोल्यूशन के अंदर ले आए, कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ और उसको डील ऐसे किया कि वन रेजोल्यूशन ले ली, और रेजोल्यूशन में भी वो हम कहते हैं विन विन सिचुएशन, आप भी मुतमईन मैं भी मुतमईन, बोथ आर एग्रीड टू ईच अदर। अब कोई दिल में रंजिश नहीं है, ये है विन विन सिचुएशन। ये नहीं हो सकता कि आप ताकत में हैं तो आपके साथ जस्टिस और हुआ है, मैं कमज़ोर था तो मेरे साथ फैसला और हुआ है। मैं कहूँगा इसलिए मेरे साथ फैसला ऐसा हुआ है क्योंकि मैं कमज़ोर था, ये ताकत में थे, बॉस इसको ज़्यादा पसंद करते थे, मुझे नहीं करते थे, इसलिए मेरे साथ ये, वो फिर वो विन विन सिचुएशन नहीं है। तो कॉन्फ्लिक्ट को डील करना सीखें सर। और कॉन्फ्लिक्ट को डील करने का तरीका ये होता है कि छोटे से लेके ना सर ऊपर तक के लोगों के साथ आपका एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं जिस 27 साल मैंने काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, 27 साल के बाद मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। जब मैं जाता था ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में बॉसेस की पोजीशन के ऊपर, 3 लोगों से सबसे ज़्यादा दोस्ती करता था सर। एक ड्राइवर से, एक किचन वाले से और एक खाकरूप से। ये अगर 3 दोस्त आपके नहीं है ना सर तो तानू तो उन्हें लम्बा पा लेना, लंबा पा लेगा। और जाके जिथे बैठेगा ना कहना सारा है जो बंदा है ना सर, बंदा ठीक नहीं का, और सारा बड़ा सड़ियल जब बंदा है, ये लड़की जो नखरे बड़ी करती है सर। जहाँ जाएगा ना उसका BBC लंदन जो है ना वो साथ साथ चल रहा है, वो आपकी कम्युनिकेशन कर रहा है। क्यों? आपके ख्याल में ये चपरासी है, आपके ख्याल में ये जमादार है, आपके ख्याल में ये ड्राइवर है, आपके ख्याल में ये वॉश अपने सफाई करता है।
क्या अहमियत है इसकी? आपने उसको अहमियत नहीं दी ना, तो वो अपनी अहमियत तो गिनाएगा, एक तरीके से गिनाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि मतलब ये कि आप वहाँ पे भी उतनी ही रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं जितना आप इधर लोगों के साथ बिहेव करते हैं। ये चीज़ें अगर आपको आती हैं, फिर जेंडर रिलेशनशिप्स के इश्यूज आ जाते हैं, लड़कियों के साथ डील करना आ जाता है। कोई लड़की दुनिया में ऐसी पैदा नहीं हुई जो ये कहे कि मैं लड़कों के साथ दोस्ती करना नहीं चाहती। इससे ज़्यादा इलॉजिकल गुफ्तगू मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं। हर इंसान बाय नेचर मेल फीमेल के साथ, फीमेल मेल के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हैं, बट विद रिस्पेक्ट, डिग्निटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अपनी रिस्पेक्ट की प्राइस के ऊपर नहीं। तो अगर आप वो चीज़ें नहीं दे सकते तो फिर आपको फीमेल रिलेशनशिप्स के आदाब सीखने चाहिए। और इसी तरह अगर फीमेल जो है, अगर वो मेल को वो रिस्पेक्ट नहीं दे सकती तो उनको सीखने चाहिए मेल रिलेशनशिप्स क्या होते हैं। कोई देखिए, ये जो मिथ है ना कि जी लड़कियां सारी ऐसी होती हैं, लड़के सारे ऐसे होते हैं, बकवास है ये। लड़कियों में भी बहुत अच्छी लड़कियां और बहुत बुरी लड़कियां, लड़कों में भी बहुत बुरे लड़के हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। हमने उनके अंदर से अच्छे लोगों को फाइंड आउट करना होता है। तो अपने आप को इतना फ्रेंडली बना लें कि आप लोगों के लिए कंफर्ट जोन बने। हर लड़की, हर लड़का आपके साथ बैठने के लिए तैयार होगा अगर आप उनके लिए कंफर्ट जोन्स पैदा करेंगे। और कंफर्ट जोन में रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, ऑनेस्टी है, ट्रांसपेरेंसी है, सपोर्टिव एटीट्यूड्स है, अंडरस्टैंडिंग है। ये अगर चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप एक दूसरे के लिए वो स्पेस पैदा नहीं कर सकते। तो वो आपको पैदा करना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि आप अलिफ से लेकर ऊपर तक के लोगों को रिस्पेक्ट दें। और रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप उनको प्यार से, एहतराम के साथ, उनकी पोजीशन के साथ, उनके साथ बातचीत करें, काम उनसे पूरा लें, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, लेकिन एक रिस्पेक्ट का पहलू तो होना चाहिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं पहले सलाम कर लूँ उसको देखे बगैर? यानी अभी उसने खाकरूब में मुझे देखा नहीं है, और बल्कि वो तो डर के मारे सलाम भी नहीं करते बेचारे बाज़ लोग। तो अगर आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम पाजी, की हाल है सदीक का तो सवा सिर खून पड़ जाता है कि यार इन्होंने सलाम किया है। फिर हमारे बड़ा शौक होता है साड़ा बैग चुक के उत्ते लेके जाऊँ। वो आपको रिफ्लेक्ट करता है इसके अंदर बॉसी स्टाइल है, इसके अंदर बॉसी स्टाइल है। इसका दरवाज़ा खोलो। हाँ, मैं जब आता हूँ ना, मुझे बहुत से लोग उस तरह की हरकत करते हैं तो मैं कहता हूँ यार, अभी इफ्तिखार साहब कौन है आप में से? आप हैं। आप मुझसे रब्ता कर रहे थे ना कल, वो उसमें मैंने उससे कहा उसामा को, यार मैं तो डर ही गया, मैं कहा मुझे लगा मैं बहुत बड़ा अफसर हुआ है। जितनी रिस्पेक्ट के साथ वो मुझसे सर कर रहे थे। तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सर हो सकता है मेरा एटीट्यूड ही ना हो। मैंने जिन ऑर्गेनाइजेशन में काम किया ना, लड़का हो या लड़की हो, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे सर कहें। मैं कहता था कॉल माई नेम सलमान। नहीं सर ये कैसे हो सकता है? मैं कहा फिर आपने सर कह दिया। कॉल माई नेम, वी आर इक्वल, आई विल लर्न फ्रॉम यू, यू लर्न फ्रॉम मी, वी बोथ लर्न टू ईच अदर। मैं आपसे सीख रहा हूँ, आप मुझसे सीख रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से का सीख रहे हैं, कोई किसी का सर नहीं है। एज में पढ़ा हूँ, बस इतना ही फ़र्क है। बस मेरी स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ में मुझे जब सर कहती है ना, अब बेशुमार को आदत हो गई है, वो मुझे मेरे नाम से पुकारती हैं। बेशुमार ज़रा हेजिटेट होती हैं, वो नहीं पता नहीं क्यों कह रहे हैं मेरे नाम पुकारो, पता नहीं इसके अंदर क्या साइंस है। तो फिर मैं इंसिस्ट नहीं करता, लेकिन मैं उनको कहता हूँ मुझे पसंद यही है कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारें। हम बॉस सर, बॉस सर, बॉस सर, फियर, खौफ पैदा करना लोगों के अंदर, जरा झिझक ऐसे, सर ये सब चीज़ें बेमानी बातें हैं, बेमानी बातें रह जाती हैं पीछे। मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, ये बातें कितनी कोई अहमियत नहीं है। मैं आप आखिरी बात कह के फिर मैं सवाल आपसे लेता हूँ। मिसाल के तौर पे हम सुबह से लेकर शाम तक अगर 20 लोगों को सलाम करते हैं ना सर, तो हो सकता है 12 लोगों को सलाम वो करते हैं जो मजबूरी के तहत करते हैं, क्योंकि ये हमारा बॉस है, हाँ हमारा उस्ताद है, शक्ल पसंद नहीं है, हमें पढ़ाता सही नहीं है, बट सर से गुजर रहा तो सलाम कर रहे हैं। 8 एक लोग होंगे जिनको हम शौक़ से सलाम करते हैं। तो अगर सर वो 20 लोग वही हो जाएं जिनको आप शौक़ से सलाम करें, तो ज़िंदगी बदल जाती है ना। फर्जी नुमाइश, मैं 20 लोगों से हाथ मिलाता हूँ दिन में, 5-7 लोगों से मिलकर हाथ मिला के खुशी होती है, बाकी सर फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी इसलिए कि वो रेलिवेंट नहीं है मेरे लिए, बस मिल लेता हूँ जहाँ मिलते हैं। तो अपने आप को इस तरह से मैं कंक्लूड ये करना चाहता हूँ, ये प्रोफेशनलिज्म की जो लाइफ है ना सर, इट्स अ बिग चैलेंज फॉर यू। अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है,
ये जो मास्टर्स करके निकल रहे हैं ना सर, नो जॉब्स इन मार्केट्स। आप सबको पता है मार्केट की क्या सूरत हाल है, जॉब्स नहीं है। जिनको मिल गई हैं वो वहाँ सस्टेन करके उसके अंदर अपने आप को परफेक्ट में लेके जाएं, अपने टास्क बनाएं, अपने और गोल्स बनाएं अगले 2 साल में, 3 साल में, फला में। सिर्फ इस बुनियाद पे ना खेलें कि मेरी नौकरी सिक्योर है, मैंने कोई कट नहीं रहा। वो जब निकाल देंगे तो कोई फायदा नहीं, फिर आपकी प्रमोशन भी नहीं होनी, आपकी इंक्रीमेंट भी नहीं बढ़नी, वो उसी तरह तनख्वाह पे काम करते हैं। लेकिन ना जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऐसी चीज़ बनेंगे कि अगर मैंने आपको लूज़ किया तो मेरा नुकसान होगा, तो मैं आपकी इंक्रीमेंट भी बढ़ाऊंगा, आपकी प्रमोशन भी करूँगा कि अरे बंदा सेफ हो जाए। हम बाज़ होकर कहते हैं ना क्यों छोड़ रहे हो, कहता सर पैसों की वजह से। मैं कहता हूँ कितने पैसे मिल रहे हैं, मैं कहता सर 10,000 रुपये वहाँ पे फालतू मिल रहे हैं। मैं कहता अच्छा नहीं जाना तुमने 10,000 रुपये मुझसे फालतू लेने, हमारी कमीशन तो आपके 10,000 बढ़ा देती है, क्योंकि मुझे पता है इंपॉर्टेंट आदमी है कि 10,000 की खातिर ही छोड़ रहा है ना, तो 10,000 मैं दे देता हूँ। तो अपनी कैप्स में ना, अपनी कैप्स ऐसी बनाएं कि आपके पास स्किल्स हों। ये स्किल्स की दुनिया है, डिग्री की दुनिया नहीं है। आपके पास डिग्री नहीं है ना, ये फिल्म मेकिंग की दुनिया से पता नहीं कितनी डिग्री वाले हैं या नहीं है, लेकिन जहाँ से इन्होंने काम शुरू किया ये परफेक्ट है। अब मुझे इनकी डिग्री चाहिए। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मुझे हज़ारों बच्चियों से आज तक इंटरव्यू लेने का मौका मिला है जॉब्स के सिलसिले में। मैंने आज तक, यकीन करें, कभी किसी का CV नहीं देखा सर, जिंदगी में कभी किसी का CV नहीं पढ़ा सर, कभी किसी की ज़िंदगी में डिग्री नहीं देखी। मैंने मैट्रिक किया और MA तक किया है, मेरी डिग्रियां कहाँ हैं सर मुझे आज तक नहीं पता। मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है डिग्री का। जब मुझसे कोई कहता है डिग्री भेज दे, मैं कहता हूँ डिग्री तो कोई नहीं है भाईजान, आप बुलाएं मुझसे, पूछें क्या करना है, मेरे पास डिग्री शिग्री कोई नहीं है। वो कहता है आप निकलवा लें कॉपी। मैं कहता है मेरी लानत, मेरी ज़िंदगी में काम नहीं आई डिग्रियाँ किसी को। जो मैंने किया मेरे काम से, जो मैं कर रहा हूँ मेरे काम है। तो मैं ना आज तक पूछा कहते हैं ना सर ये हमारा 3 पॉइंट फलां GP है फलां फला। मैं कहता अच्छा ठीक है ओके बैठें। अब मैं जब गुफ्तगू करता हूँ ना सर, बस वहीं से मैं असेस कर लेता हूँ कि डिग्री असली है या नकली है। यानी डिग्री जो है वो रेलिवेंट है, आपको काम आता है, आपको बोलना आता है, आपको लिखना आता है, आपको प्रेजेंट करना आता है, आपको कॉन्सेप्ट का पता है, तो डिग्री ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता तो ये डिग्री बस नंबर ही लिए आपने, नंबर तो सब ले लेते हैं, नंबर वाली तो कोई नहीं। तो खुदारा अपने प्रोफेशंस के अंदर उसके साथ जस्टिस करना सीखें अपने लिए। जब आप अपने लिए जस्टिस करना सीखेंगे ना सर, एक आखिरी एक और बात बताऊं, बाद वक्त हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ना बड़ा रोमांस करते हैं। मैंने जैसे एक एजुकेशन बेस्ड NGO में काम किया, तो हम वहाँ पे कहा करते थे अगर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर निकाल दिया ना तो हम बाहर टेंट लगा के बैठ जाएंगे, ये हमारा इश्क है इदारा। फिर दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया 14 साल, कहते थे जी आप मैडम अगर तुसी मर भी गए ना तो असी तुहाडा नहीं छटना, सी इस ऑर्गेनाइजेशन में जान दे देंगे। हम 20-20 साल लगा के आए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सर कोई जान शान नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके ऑब्जेक्टिव को सर्व कर रही है तो वो रेलिवेंट है आपके लिए। ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके ऑब्जेक्टिव को सर्व नहीं कर रही तो वो इररेलेवेंट है आपके लिए, फिर आप अगला मुंह मारी मारने की कोशिश करते हैं। तो ये मैच जो मैंने शुरू में बात की थी ना कि अपने आप को बैलेंस कर लें कि ऑर्गेनाइजेशन के और अपने इंटरेस्ट के दरमियान कहीं मैचिंग अगर आपकी हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको फ़ायदा उठाएं। अगर ये नहीं हो रही है तो फिर अपने लिए नई दुनिया बात करें सर, ज़ाया मत करें। जो अभी आपके पास एजेस हैं, मैं आपको बताऊं अभी आपके पास एजेस हैं, आपके पास अभी भी 5-10 साल है। जब आप 50 क्रॉस करेंगे ना 50, फिर आपके पास कुछ नया करने के लिए नहीं है। जो किया 40-45 साल में बस उसी के ऊपर सर्वाइव करके बैठे। अभी आपके पास 30-40 की जो एज है, 20s की एज है, इसके अंदर अभी बहुत टाइम है। तो यू कैन फाइंड आउट सम गुड ऑप्शंस। और ये मैं आपको बताऊं लाइफ उनकी है जिनके पास ऑप्शंस हैं। जिनके पास लाइफ नहीं है ना उनके पास ऑप्शंस नहीं है। मैं उस्ताद भी हूँ, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, मैं राइटिंग भी करता हूँ, मैं TV भी करता हूँ, मैं कंसल्टेंसीज भी करता हूँ, हाँ मैं ट्रेनिंग्स भी करवाता हूँ। मेरे पास बेतहाशा दुकानें हैं, तो मेरे ऑप्शंस ज़्यादा हैं। एक जगह से काम नहीं मिलता दूसरी जगह से पकड़ लेता हूँ, दूसरी जगह से नहीं आता तीसरी जगह से। लेकिन ये आपकी एज में भी नहीं आएगा, लेकिन आएगा एक स्टेज के ऊपर। लेकिन अगर आपने इसकी पहले से तैयारी की हो तो अपने आप को प्रिपेयर करें सर। बस इस बात पे मुतमईन होकर ना बैठ जाएं कि आपको कासिम अली शाह फाउंडेशन में नौकरी मिल गई है, तनख्वाह वक्त पे मिल रही है, बस लाइज और जैक छड्डो पर। जब बेरोजगार होवांगे तो देख लेंगे की करना है, नए एवेन्यूज फाइंड आउट करें, नई चीज़ों को बात करें। तो दुनिया आपकी है सर, दुनिया उन लोगों की है जो नए रास्ते निकालते हैं।
दुनिया उनकी नहीं होती जो बैठे होते हैं कि जी अल्लाह मियाँ से दुआ मांगते रहते हैं, वजीफ़े पढ़ते रहते हैं। पढ़ी जो वजीफ़े जिन्हें पढ़ने हैं, कुछ आपको भी करना है सर वजीफ़े के साथ साथ। कुछ आपने भी कोई इनिशिएटिव लेने हैं ना वजीफ़े के साथ साथ, फिर जाके कोई अल्लाह की रहमत आएगी ना। सिर्फ दुआ मंगन नाल तो कुछ नहीं हो सकता ना। दुआ के साथ नीचे जो गुड़ डालना है, वो जो मेहनत करनी है, जो स्ट्रगल करनी है, जो कोशिशें करनी है, जो एफर्ट्स करनी है, हाँ, जो इनोवेटिव्स लेने हैं, जो इनिशिएटिव्स लेने हैं, वो भी तो आपको लेने हैं ना सर, तब बात आगे चलेगी। तो इसलिए कोसे मत, मातम मत करें। ये मातम की दुनिया से बाहर निकल आए। मातम ज़ाया कर देगा आपको। इसी तरह के बुरे हालात में, इसी तरह के बुरे माहौल में, इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन के बुरे कल्चर्स में रह के ही हमें अपने लिए अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। कोई आइडियलिज्म नहीं है, कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है सर। जब मियाँ बीवी की शादी होती है ना, वो टूट जाता है सारा आइडियलिज्म, सारा का सारा। पता चलता है गुजारा करना है पाजी। बच्चे आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं मिलते, बच्चे जो आपको मिलते हैं उन्हीं के अंदर अकोमोडेशन करनी पड़ती है सर। रिश्ते जो आपके साथ खाला खुला, चाचा चाची, ताई माई, सारे जितने हैं उनके साथ ही गुजारा करना पड़ता है। कोई आइडियल चाची नहीं मिलती, कोई फुप्पो नहीं मिलेगी। जो मिलेगी उसी के अंदर गुजारा करना है। जो कजन्स हैं उन्हीं के अंदर गुजारा करना है, जो कुलीग्स हैं उन्हीं के अंदर गुजारा करना है, जो दोस्त हैं उन्हीं के अंदर गुजारा करना है, जो सोसाइटी है उसी के अंदर गुजारा करना है। आइडियल सोसाइटी कहाँ से लेके आएंगे? आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, आपकी विशेष के मुताबिक तो दुनिया आबाद नहीं की जा सकती। तो ये एफर्ट्स करें। और मैं आपको बताऊं, ये जितनी बातें मैंने की हैं, ये वीडियोस मौजूद है आप इसको दोबारा देखें। आप इनमें से 4-5 टास्क पकड़ लें 1 साल के लिए। आज जुलाई 2023 और जुलाई 2024, 1 साल के लिए सर अपने आप को प्रिपेयर करें। और आप देखिए, वो जैसे कहते हैं ना, स्लिमिंग सेंटर में आने से पहले और स्लिमिंग सेंटर में आने के बाद। पहले दिखाते हैं एक बड़ा मोटा सा बंदा, फिर 6 साल बाद दिखाते हैं कि वो बड़ा कमज़ोर सा हो गया। तो आप उस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे एक लास्ट बात करके मैं ख़त्म कर रहा हूँ। मिसाल, बोर्ड नहीं है, अच्छा चलिए मैं ऐसे वैसे बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपने ये 6 टास्क आइडेंटिफाई किए हैं 1 साल के लिए, नए जो पहले से आप कर रहे हैं उसमें एफिशिएंसी पैदा करने के लिए, या नए इनिशिएटिव्स लेने के 6 टास्क। अगले साल में आपने से इसमें से 4 अचीव किए, 2 नहीं कर सके। उन 2 को ले जाएं नेक्स्ट ईयर प्लान में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर प्लान में, और उसमें मजीद 2 ऐड कर लें। और ये जो 4 आपने सीख लिए हैं, इसके अंदर और पॉलिशिंग करें, और एफिशिएंसी लाएं, और इफेक्टिवनेस लाएं। तो कौन सी मुश्किल बात है सर? कौन सी ऐसी चीज़ है रॉकेट साइंस जो हम आप कहें कि यहाँ पे चीज़ें सर्वाइव नहीं हो सकती? सब हो सकती। सिर्फ आप इंटेलेक्ट अपना इस्तेमाल करें, ये वाला। ये जितना इस्तेमाल करेंगे, जितना इसको इफेक्टिव बनाएंगे, जितना इसको एफिशिएंट करेंगे, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे। अब तो आजकल देखिए, लोग जॉब्स के साथ साथ नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके अपने लिए रोज़गार बढ़ा रहे हैं सर। तो अगर पैसा जनरेट करना है तो कोई तरीके ढूंढें, इनिशिएटिव्स लें, रिस्क लें, चीज़ों को देखें। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे अपने प्रोफेशन के साथ, अपने एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के साथ, आप इंसाफ नहीं कर रहे अपने साथ। जॉब में सस्टेन कर सकते हैं, जॉब लगी हुई है, कोई मसला नहीं, कोई निकाल नहीं रहा आपको, पक्का पता है। अब ये जो हमारा सरकारी स्ट्रक्चर क्यों तबाह हो गया है? पक्की नौकरी है ना, कोई कर ही नहीं सकता, आते ही नहीं है लोग। मैंने खुद एक ज़माने में सरकारी नौकरी की हुई है, महीने में 10 दिन भी नहीं जाता था, फ़र्क ही नहीं पड़ता था सर, जाओ या ना जाओ, कोई पूछता ही नहीं था। और जो पूछते सी उन्होंने बैठा के चाह शाह पिया दो उन्होंने, जो भगाओ यार जाके चिकन ले आओ, ब्रोस्ट मंगा लो, फला खाओ इन्हें सारे। हमारी एफिशिएंसी तो ये है। आप दफ्तरों में चले जाएँ, भाग जाते हैं लोग, 2 बजे तक का काम है, 10 बजे दफ्तर जा रहे हैं, 2-4 घंटे गपशप मारी, 1-2 घंटे काम कर लिए छोटे मोटे। हमारी एफिशिएंसीज नहीं निकलती। प्राइवेट सेक्टर में तो फिर भी सेठ बैठा हुआ है ना, पीछे मालिक बैठा हुआ है, वो आपको परफॉर्मेंस चेक कर रहा है। ये शाह साहब से फ़र्क पता कर लेना कि कासिम अली शाह फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेशन की और अलमरा की एडमिनिस्ट्रेशन में फ़र्क आपको बता देंगे। वहाँ जो छोटा जो मुलाजिम है ना, वो भी नहीं लिफ्ट कराता, चेयरमैन होएगा, वो अपने कार होएगा, मैंने इन्हें कड़ा नौकरियों कर देना। तो ये चीज़ें अपने जहन में लेके आएँ कि आपने कैसे अपने आप को इफेक्टिव टूल के अंदर लेके जाना है। प्रोफेशनलिज्म, गिले शिकवे मालकों से जायज़ हैं, बाज़ औक़ात वाक़ई होते हैं और बिल्कुल जस्टिफाई होते हैं गिले शिकवे। सर उन गिले शिकवों को आगे निकाल के उसको अपॉर्चुनिटीज़ में तब्दील करें, नई अपॉर्चुनिटीज़ लाएँ। ठीक है, मैं अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने आप को मुतमईन नहीं कर पा रहा, मुझे लग नहीं रहा कि मेरी सेल्फ ग्रूमिंग हो रही है, मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ डेवलप हो रहा हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि मैं यहाँ से आगे जा सकता हूँ, मुझे लग नहीं रहा कि ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट है, मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे मुझे बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है, प्रमोशन होती है, इंक्रीमेंट होती है, तो वर्क आउट टू फाइंड आउट अ न्यू प्लेस फॉर यू। बनस्बत है कि यहाँ बैठ के फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करते रहे, निकालें, नई दुनिया बात करें।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। कुछ सवाल अगर आपके जहन में है तो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।